नीतीश कुमार को पानी पी पी के गाली दे रहे थे। वो स्टेटमेंट आप लोग चलाइए, बट जब तक वो एनडीए के साथ रहेंगे तब तक तो हम मानेंगे कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी सभी का दुश्मन है चिराग जी। उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठेंगे, क्या लग रहा है? नहीं बनना चाहिए। बिहार में अगर 1 नंबर कुर्सी पर तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे तो 2 नंबर का कुर्सी वीआईपी पार्टी का होगा, क्योंकि 2 ताकत जो है नीतीश जी और लालू जी जब मिलते हैं तो खत्म हो जाते बीजेपी। भारत का वो ताकत है कि हम लोगों को मन बना लिए थे कि पाकिस्तान में जाके कबाब खाना है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह। आप देख रहे हैं NBC 24। देखिए, आगामी विधानसभा बिहार चुनाव 2025 को लेकर के लगभग सभी पार्टी, सभी दल तैयारियों में तो जुटे ही हैं, लेकिन उससे पहले अलग अलग जितने भी प्रतिनिधित्व कर रहे पार्टी के लोग हैं वो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फिर चाहे वो अलग अलग पार्टियों को लेकर के हो, फिर चाहे वो अलग अलग नेताओं को लेकर के हो। इस वक्त हमारे साथ वीआईपी सुप्रीमो और सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी जी मौजूद हैं। इनसे आज खास कई मुद्दों पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बस एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मुकेश जी, मेरा पहला सवाल होगा, चूंकि बहुत टाइम बाद आज मेरा मुस्कान है, उससे अंदाजा लग सकता है कि कुछ ही दिनों के बाद हम लोग सरकार में आएंगे। हमारी इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। मेरे सवाल करने से पहले आप जवाब दे दें, इतनी खुशी है अंदर। जी हाँ, एकदम बिल्कुल ही। अब मैं सवाल कर लेती हूँ। जी जरूर जरूर। तो देखिए मुकेश जी से मेरा पहला सवाल होगा कि इस बार आप लोग की कितनी तैयारी है, आपकी पार्टी कितने सीटों पर लड़ने वाली है? तो पिछले 20 साल से एज ए महागठबंधन, इंडिया गठबंधन बिहार में तैयारी में है। तैयारी तो उनको करना है जो सरकार में रहते हैं। सरकार से अच्छा भी होता है और बुरा काम भी होता है। विपक्ष से भला क्या हो सकता है? विपक्ष तो पिछले 20 सालों से सरकार के जो गलत नीति है उनको हम लोग एज ए सरकार का तीसरी आंख बन करके हम उनको दिखाने का काम करते हैं। भला हमसे तो कोई गलती हो नहीं रहा, हम तो जनता के साथ खड़े हैं और जनता जो है वो हमसे उतना कन्विंस नहीं हुआ। अभी तक नीतीश जी के कहने से कन्विंस हुआ है। तो अभी बिहार में कोई भी कोना में चले जाइए तो बेगर पैसे का कोई काम नहीं होता, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। नीतीश कुमार जी के रहते हुए बिल्कुल ही ये सब नहीं होता था, ये बात हम भी स्वीकार करते हैं। 2005 से लेकर 12 के बीच में बिहार में करप्शन नाम का कोई चीज़ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार और बीजेपी में जब से आपस में टकराव हुआ, आपस में लड़ाई होने लगा, पावर के लिए इधर से उधर होते रहा, तब धीरे धीरे ये सब चीज़ बढ़ा है। और अभी तो अनलिमिटेड हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार जी स्वस्थ नहीं है और स्वस्थ होने के कारण जो सरकार पे जो कंट्रोल होना चाहिए अधिकारी पे, वो अभी कंट्रोल नहीं है। मैं बीच में आपको रोकूंगी। आपने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ हैं। लेकिन अगर एनडीए की बात करें, जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं, उनका कहना है कि 2025 विधानसभा चुनाव बिल्कुल नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है, क्या उम्मीद मानी? बीजेपी के पास मजबूरी है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। नीतीश कुमार को छोड़कर तो आपने देखा कई बार चुनाव, एक बार 2015 में भी भाजपा जब उस समय में दिल्ली में सरकार बना के, देश में सरकार बना के आई, और 2015 में किस तरीके से हल्दी लग गया उनका, क्योंकि 2 ताकत जो है नीतीश जी और लालू जी जब मिलते हैं तो खत्म हो जाते बीजेपी। तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि नीतीश कुमार के बगैर लड़ने का, लेकिन अंदर अंदर से षड्यंत्र करते हैं। जैसे पिछली बार बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है बिहार? कोई बिल्कुल ही नहीं। आपने देखा 2015 में, 2020 में पर्दे के पीछे से एक हनुमान को पैदा किया गया, हनुमान को लाया गया। उसके बाद देखे कि किस तरीके से नीतीश जी को कमज़ोर किया गया, लेकिन नीतीश जी उतना भी कमज़ोर नहीं है कि उसको सरकार से बाहर किया जा सकता था। भाई हनुमान मुझे लगता है कि कह रहे हैं कि मुझे मेरा बिहार बुला रहा है और अब मुझे बिहार चले जाना चाहिए, जो कि मेरे पिताजी ने जिस तरीके से बिहार में काम किया, बिहार को बनाया। बोलने और करने में दोनों में फ़र्क है। रोका किसने है? मतलब वो रोका किसने है वो नेता को कि भाई आप बिहार नहीं जाइए, बिहार में ही जन्मे हैं, यहीं पे रहे हैं, पले बढ़े हैं, यहीं इसका रोटी खा रहे हैं। आपको रोका किसने है? आप तो अभी का अभी वहाँ पे छोड़िए और आइए बिहार में और यहाँ पे आप लड़ाई लड़िए। ये गट्स नहीं है जो पासवान जी जो लड़ाई लड़े हैं, जो 1 सीट को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिरा दिए हैं, वो गट्स इनमें नहीं है। इन्होंने आपने देखा कि किस तरीके से इनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, घर परिवार को तोड़ दिया गया, इनके पिताजी का प्रतिमा को घर से बाहर कर दिया। उसके बावजूद भी मोदी जी का हनुमान बने पड़े हैं और अभी भी वो एनडीए में रहें। तो अब इनमें वो क्षमता नहीं है कि बिहार में वो अकेले कुछ कर सके। आप कह रहे हैं इनमें क्षमता नहीं है? उनकी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि भैया चिराग पासवान अगर बिहार में आ गए तो तेजस्वी यादव को कड़ी टक्कर दे देंगे मुख्यमंत्री के पद पर। 2020 का स्टेटमेंट निकाल लीजिए। नीतीश कुमार को पानी पी पी के गाली दे रहे थे, वो स्टेटमेंट आप लोग चलाइए। आपसे आग्रह है कि 2020 में चिराग पासवान जी जो बात बोले यही नीतीश जी के लिए क्या आज बोल रहे हैं? मतलब जो उस समय बोल रहे थे, मतलब इसका मतलब गलत बोल रहे थे। चिराग पासवान बिहार में
चुनाव से पहले फर्स्ट बिहारी का जो भी अभियान चला रहे हैं, कहते हैं कि अगर कोई सोचता है बिहार में दलितों के बारे में, गरीबों के बारे में, तो हमारी पार्टी सोचती है, चूंकि वहीं आपकी पार्टी तेजस्वी यादव ये लोग दावा करने के लिए तो करना चाहिए। अभी बताइए, अभी देश में विपक्ष का एक बड़ा मांग था, देश में जाति आधारित गणना हो, जिनकी जितनी संख्या है उतने उनको हिस्सेदारी मिल जाना चाहिए। अगर आप दलित हैं और दलित के हितैषी हैं तो आप भी ये सवाल कीजिए कि जो 50% का बैरियर है उसको तोड़े, जिनकी जाति आधारित गणना करके और जिसकी जितना संख्या उनको संख्या मिल जाए। यहाँ तक तो चिराग जी का स्टेटमेंट आया कि जाति आधारित गणना हो लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए। आप बताइए, एक जिसके आँख का ऑपरेशन हो और ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर बोले कि आंख पे से पट्टी ज़िंदगी में कभी उतारिए मत, तो फिर ऑपरेशन करके फ़ायदा क्या है? तो अगर चिराग जी अगर दलित के हितैषी है, ये नहीं कह सकता कि दलित का हितैषी नहीं, क्योंकि दलित समाज से ही आते हैं, स्वर्गीय पासवान जी का सुपुत्र है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि उनके लिए बुरा चाहेंगे, लेकिन वो गट्स नहीं है। वो चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, करना नहीं चाहता है। वो मोदी जी से डरते हैं, उनके चंगुल में क्या उनकी मजबूरी है, क्या कमजोरी है, वो तो चिराग भाई ही बताएंगे, लेकिन उसमें वो गट्स नहीं है जो स्वर्गीय पासवान जी में थे। महागठबंधन आने वाले चुनाव में चिराग पासवान को कोई ऑफर दे सकता है क्या? नहीं, वो ऑफर देने का क्या बात है, वो ऑलरेडी एक एनडीए गठबंधन में है, और जब एनडीए गठबंधन में तो उनको हम ऑफर क्यों देंगे? उनसे हम लड़ेंगे और विचार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिसका विचार जिंदा होगा वही बिहार में सरवाइव कर पाएगा। जिसका विचार अगर मर गया राजनीतिक तौर पे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। हाँ, पहले वो छोड़े, वहाँ पे एनडीए के साथ छोड़ेंगे तो फिर विचार होगा उस पर। बट जब तक वो एनडीए के साथ रहेंगे तब तक तो हम मानेंगे कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी सभी का दुश्मन है चिराग जी। राजनीति में तो कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, वो स्थिति के हिसाब से अपना लिया जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो लोग करते हैं जिनके राजनीति में कोई विश्वास ना हो, वही लोग ये बात करते हैं। नहीं तो बहुत ऐसे लोग हैं जो, जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जहाँ है वहाँ है, कितना भी संघर्ष करना पड़े वहीं है। कांग्रेस ये नहीं सोच सकता कि हम कभी बीजेपी से गठबंधन कर लेंगे। वो अपने विचार के साथ देश में गरीब पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वही जो फ्लोटिंग है, जो सुविधा की राजनीति करते, वही बोलेंगे संभावना का खेल है, जैसे भाजपा बोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके अकेले दम पर देश में कहीं पे टिक नहीं सकते। उनको हर राज्य में अलग अलग जगह पे अलग अलग नेता चाहिए और सबको कलेक्ट करके वो सरकार बनाते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा हर किसी के सामने झुकते हैं। बिहार में भी क्या है, नीतीश जी के सामने बार बार झुके हैं बीजेपी। नीतीश जी नहीं झुके हैं। अगर नीतीश जी अगर झुकते तो उनका भी सीएम होता। अगर नीतीश जी हैं और नीतीश जी ही सीएम बन रहे हैं तो भाजपा झुक रहा है वहाँ पे। आज आप चिराग पासवान का पार्टी तोड़ दिए और चिराग पासवान जैसे छोटी पार्टी आपको जरूरी है, तो जरूरी क्यों है? क्योंकि चिराग पासवान के सामने भाजपा झुका है। ये ठीक है, चिराग पासवान जी सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं, वहाँ पे चले गए ईजिली, लेकिन भाजपा को कहीं ना कहीं झुकना है। कल अगर मुकेश सहनी के साथ भी अगर आने का इच्छा वो रखते हैं तो वो झुक रहे हैं, मुकेश सहनी नहीं झुक रहे। हमने तो कई मंच से कई जगह हमने तो खुलेआम बोल रहे हैं कि हमको भाजपा का परछाई हमारे पास भी नहीं आना चाहिए। रात को अंधेरे में वो लोग आते हैं, बात करना चाहते हैं, हम लोग किसी से बात नहीं करते। यहाँ तक वो हमको बिहार से पीछा करते करते बम्बई तक पहुँच जा रहे हैं। उनके राज्य के मंत्री हैं, पूर्व भारत सरकार के मंत्री, ऐसे लोग झुकने वाले नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हम लोग विचार से बन चुके हैं। जब मोदी जी का अच्छे समय था तब उनके साथ हम नहीं रहे। हम बीजेपी में के साथ गठबंधन में रहकर सरकार रहते हुए हम 2022 में यूपी में जाकर चुनाव लड़ लिए, क्योंकि हमारे विचारधारा तो हमारे लिए है, और वो उसको पसंद हो या ना, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम तो 2019 में 24 में उनसे गठबंधन नहीं किए। हम चाहते तो गठबंधन करके आज भारत सरकार के पावर में रहते, लेकिन जब उनके अच्छे समय में उनके साथ नहीं रहे तभी उनका बुरा समय चालू हो गया है। देश में बुरा व्यवस्था में चला गया। इस बार भी बचते बचते उसका जीत हो गया। अगर नीतीश जी नहीं एंड टाइम पे जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू जी नहीं जाते हैं, या हमारे उड़ीसा के पटनायक जी नहीं जाते, तो 200 के अंदर में इनका सीट होता। तो सरकार वो तो कैसे भी छल कपट करके ईडी सीबीआई का डर दिखा के पैसा मीडिया को मैनेज करके वो सरकार तो बना लिए, लेकिन ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। 2029 में बिहार में देश में परिवर्तन होगा और इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। और हम लोग का मुख्य लड़ाई है देश में जाति आधारित गणना करके जिनकी जितनी हिस्सा है उनको हिस्सा उतना दे। चिराग पासवान जातिगत जनगणना पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरेआम पब्लिक से कहते हैं या मीडिया बंधुओं से कहते हैं कि विपक्ष जो है वो जातिगत जनगणना को राजनीति के तौर पर, हथियार के तौर पर अपना रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। ये उनकी नज़रिया है। अगर दलित के लिए आवाज़ उठाना, ओबीसी के लिए आवाज़ उठाना, पिछड़ा के लिए आवाज़ उठाना, अगर उसको वो राजनीति समझ रहा तो समझे। इसका मतलब वो भी वही कर रहे हैं। हम तो ये बात नहीं मानते, हम तो सेवा मानते हैं राजनीति को।
मेवा, अगर मेवा समझने का बात है, जो मेवा खा रहे हैं वो समझे, उसके लिए वो राजनीति उनके लिए मेवा है। हम लोग तो सेवा मानते हैं। हम तो मोदी जी से टकरा गए हैं, मोदी जी से लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्ता से लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो सत्ता से लड़ाई लड़ रहे हैं वही भविष्य में महान होते हैं। अंग्रेज से लड़ाई लड़ने वाले हमारे देश के लोग वो महान थे। अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ा गया, कई लोग शहीद हुए, लेकिन लड़ाई लड़के देश का आज़ादी दिलाया। 2025 में पूरा लड़ाई आर पार है क्या? तो यहाँ पे बहुत बड़ा लड़ाई नहीं है, जनता ने मन बना लिया है और नीतीश जी अभी अस्वस्थ भी है, तो यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है और वन साइड की राजनीति है, लड़ाई है। पिछली बार आप देखिएगा तो महज 12,000 वोट से महागठबंधन पीछे रह गया था। इस बार मजबूती से 5 साल और हो गया और लोग समझने लगे तेजस्वी जी को। और वीआईपी पार्टी एक बड़ा वोट बैंक, 8-10% का वोट बैंक, जो कल तक एनडीए के पास ही वोट था, वो वोट अभी बड़े संख्या में महागठबंधन के साथ जुड़ेगा। अगर 10% वहाँ से निकलता तो यहाँ जुड़ने से इनको 20% का उनको नुकसान होगा। तो बिहार में अच्छे सीट से हम लोग सरकार बनाएंगे। क्योंकि आप महागठबंधन के साथ है, आप बार बार कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, हम सत्ता में आएंगे। एक बात सुनने में आ रही है कि अगर महागठबंधन की सरकार बन जाती है बिहार में तो मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठेंगे, क्या लग रहा है? नहीं बनना चाहिए सर, हम तो बिल्कुल आशा करेंगे कि आपके लिए अच्छा है। बस शुभकामना दीजिए, बिल्कुल शुभकामना। बनेंगे। बिहार में अगर 1 नंबर कुर्सी पर तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे तो 2 नंबर का कुर्सी वीआईपी पार्टी का होगा और किसी अति पिछड़ा का बेटा बनेगा। बिहार में मतलब कुछ भी संभव है। ठीक, कुछ भी क्या, सरकार हमारा बनना तय है और वीआईपी पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना तय है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में, वीआईपी पार्टी के नेतृत्व में, ये पूरे इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। एक आखिरी सवाल होगा, अभी दिलीप जायसवाल का बयान, जैसा कि आप हमसे जुड़े हैं, तो निषाद समाज को लेकर के उन्होंने कहा है, इस पर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है या जो भी बातें की। नहीं, वो बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बात रखा था कि निषाद समाज जो है वो मुकेश सहनी का झोला नहीं उठाएंगे, वो बीजेपी का झोला उठाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं निषाद समाज का, पूरे बिहार के निषाद समाज का अपमान है। कोई पार्टी में कोई झोला नहीं उठाता, वो परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ता और ख़ास करके वीआईपी पार्टी जो है आंदोलन से जन्मा हुआ पार्टी है, आंदोलन से बनी हुई पार्टी है। इसमें लाखों निषाद ने खून पसीना बहा के ये पार्टी बनाए हैं। यहाँ पे अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना ही कि झोला उठ रहे हैं। हाँ, झोला उठता होगा भारतीय जनता पार्टी में, लोगों को झोला उठवाया करते होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो सब लोग अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो उनका वो बयान सही नहीं था। रहा कि निषाद की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम ये आयोग बनाएंगे, ये बनाएंगे, सिर्फ रैली कराने के लिए, सिर्फ समाज को गुमराह करने के लिए। अगर आप निषाद का हितैषी है तो आरक्षण लागू कर दीजिए, या कह दीजिए कि हमारी मांग जो है नाजायज़ है, या इतना कह दीजिए कि हमारी मांग जायज़ है। तो फिर ये काम किसका है? देश के प्रधानमंत्री आप हैं तो आप ही का काम है करना। देश के प्रधानमंत्री 30 तारीख को फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद फिर उनका ये दूसरा बिहार दौरा है। क्या बोलिए? तो ये तो पूरा देश को पता है, बिहार में चुनाव है तो आएंगे ही चुनाव में। और सफलता क्या है वो पूरा देश और दुनिया को पता है कि सफलता क्या है। कि आप अमेरिका का इंटरफेयर करने से आप सीज फायर हो गए। जो भारत का वो ताकत है कि हम लोगों को मन बना लिए थे कि पाकिस्तान में जाके कबाब खाना है और उस पर पूरा देश के लोगों को भरोसे पे पानी फेरने का काम किया। देश का सारे विपक्ष, देश के जनता, सभी लोग मजबूती से आपके साथ है। सच में डोनाल्ड ट्रंप के इशारों के आगे अपने घुटने टेक लिए? देखिए, दिखा ना, उनका ट्वीट के बाद ही ना आपने सीज फायर का ऐलान किया ना। ऐसा तो ये कोई छुपा हुआ बात है क्या? और ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है और हथियार डाल दिया। जबकि हमारे और उनके बीच में आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि दूसरा देश कभी इंटरफेयर करे, और उन्होंने किया है और उसका श्रेय भी ले रहे हैं घूम घूम के कि हमने ये सब चीज़ किया और हमने धमकी दे के कराया कि ट्रेड हम रोकेंगे। तो मतलब हमारे देश के लिए कितना अपमानजनक बात है कि हमको कोई काम का बिजनेस का वास्ता दे के और हमको डरा कर हमसे सीज फायर करा ले, हमको समझौता कराए। तो ये तो हमारे देश के लिए सही नहीं है ना। बिहार में रोजगार और पलायन का मुद्दा आज से नहीं, कई सालों से चला आ रहा है। आप लोग लगातार रोजगार और पलायन पे बात करते रहे हैं। इस बार चुनाव से पहले या चुनाव के बाद क्या इन मुद्दों पर आप लोग काम करेंगे? नहीं, सबसे पहले इसको, जो बिहार में जो बेरोजगारी है, इसका पूरा का पूरा श्रेय भाजपा में जाएगा। क्योंकि बिहार को नाम को बदनाम करके रखा है भाजपा ने। बिहार में बनावटी जंगल राज, उन्होंने पूरे बिहार को जंगल राज का नाम दे दिया है। हर टीवी मीडिया में बैठ के उनके लोग चौड़ा होके बिहार को जंगल राज बोल रहे हैं। जब अपने घर के लोग ही हम जंगल राज कहेंगे बिहार को, तो फिर दूसरे प्रदेश में लोग रह रहे हैं जो बिहार में कभी बिजनेस करने के लिए आ सकते, उद्योग लगाने के लिए आ सकते, वो जब बिहार में जंगल राज है तो क्यों आएंगे? और जब नहीं आ रहे हैं तो इसलिए तो हमारे बिहार में बेरोजगारी है। आप बताइए, ये बिहार में जंगल राज है? हम तो कहेंगे कि वो मंगल राज था,
जो ज़मीन पर बैठने वाले को कुर्सी का अधिकार मिला, ये लालू जी का वो सरकार था, उसको मंगल राज कहा जाएगा। और उसको आज इन लोगों ने गलत तरीके से परसेप्शन सेट के पूरा बिहार, देखिए विपक्ष से लड़ाई लड़ना उनका धर्म कर्म है, लेकिन पूरा बिहार से क्यों लड़ाई लड़िएगा भाई? पूरा जिसमें बिहार बदनाम हो वो काम क्यों कर सकते हैं? आज जैसे देश और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का लड़ाई हुआ, हर एक नागरिक साथ था, क्योंकि हमको हमारे देश से प्यार है। सत्ता, पावर, पार्टी आएंगे जाएंगे ये सब होते रहेगा, लेकिन हमको देश से प्यार है। तो आज अगर बिहार से उनको बिहारी से प्यार है तो बिहार के बारे में गलत परसेप्शन कैसे बनाएंगे? तो गलत जब परसेप्शन बनेगा तो हमको कौन पूछने वाला? मान लीजिए कोई एक लड़का है और उनका शादी नहीं हुआ, उनको ज़बरदस्ती लोग बोल देंगे कि इनका शादी हुआ है, तो बताइए उनको कोई लड़की वाला मिलेगा? वो तो उसको इग्नोर ही करेंगे ना, कि बोलेंगे भाई ये लड़का का तो पहले शादी हो चुका है, झूठा परसेप्शन फैलाएंगे। तो उसी तरीके से अगर बिहार अच्छे हैं, सब चीज़ ठीक है, उसके बाद झूठा परसेप्शन अगर दुनिया में बनाइएगा पूरे देश में, तो इसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? बिहार को, हर बिहारी को। तो इसका जवाबदेही, इसका जो दोषी है वो भाजपा है, और भाजपा से मैं आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि बिहार को इस तरीके से बदनाम नहीं कीजिए। हमारे बिहार की जनता को वीआईपी पार्टी के मुखिया होने के नाते आने वाले चुनाव को लेकर के आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस मैं यही मैसेज दूंगा कि भाजपा जो बिहार को जंगल राज बता रहे हैं, समय आएंगे तो उनको आप जवाब दीजिए कि बिहार में जंगल राज नहीं, मंगल राज कल था और आज भी है और भविष्य में भी रहेंगे। नेता आएंगे जाएंगे, सब रहेंगे। ये बिहार बहुत महान धरती है, दुनिया बिहार से बहुत कुछ सीखे हैं, और भविष्य में भी दुनिया बिहार के रास्ते पे चलेंगे, और हमारा बिहार बहुत महान है। बिहार में गलत जो परसेप्शन जो लोगों ने गढ़ा है उनको जवाब दें। हमारे साथ सनब मल्ला मुकेश सैनी थे, जिन्होंने साफ तौर पे सारे सवालों का जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिया और कह दिया है कि अब आने वाले चुनाव में देखने वाली बात होगी कि क्या होता है, और जनता सब कुछ बता ही देगी। फिलहाल इनकी बातों को लेकर के आप कितने सहमत है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।